ऑल। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना कवर किया था मैरिज हिंदू लॉ की। आज हम करेंगे डिवोर्स, मेंटेनेंस एंड एलिमनी। इन तीनों का कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिवोर्स क्या होता है। डिवोर्स होता है एक लीगल डिसॉल्यूशन मैरिज का कोर्ट की तरफ से। मतलब कि कोर्ट आपका केस सुनती है और समझती है, उसके बाद आपको लीगली कह देती है कि आप लोग अब से पति पत्नी नहीं हैं। मतलब कि आपकी जो मैरिज है वो खारिज हो जाती है बेसिकली। अब अंडर हिंदू लॉ में है ये। डिवोर्स इज़ गवर्न्ड बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मतलब कि ये जो डिवोर्स है ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिया हुआ है पूरा का पूरा। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। उसमें सबसे पहले कौन से आता है, बाय बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, फिर आता है ओनली वाइफ, फिर आता है म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू जो डिवोर्स होते हैं वो। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वाले। तो ग्राउंड्स अवेलेबल फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। सबसे पहले हम अडल्ट्री देखेंगे। अडल्ट्री में आपको एक करके एग्जांपल से समझाती रहूँगी। तो अडल्ट्री का देख लेते हैं पहले। अडल्ट्री में मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आज के पूरे डिवोर्स के लिए हमारे पास राम है और पिंकी है। आज हम इन दोनों के एग्जांपल से पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो राम और पिंकी, इन दोनों की हो चुकी है मैरिज। बाद में पता चलता है जो पिंकी है उसका अफेयर है किससे, सोनू के साथ। तो इस केस में जो राम है वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है और कोर्ट फैसला करेगी और पिंकी को और राम की शादी अलग करा देगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है क्रूएलिटी का। तो क्रूएलिटी बेसिकली हमारे पास 4 टाइप की होती हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ। इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। क्रूएलिटी हमारे पास 4 टाइप की होती हैं। बहुत से लोगों को सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल पता होगा, लेकिन नहीं, हमारे पास जो वो है वो हमारे पास इमोशनल भी है, मेंटल भी है, फाइनेंशियल भी है एंड फिजिकल ऑफ कोर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है डिसर्शन। डिसर्शन क्या होता है, एटलीस्ट फॉर 2 ईयर। आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर राम ने पिंकी को अपनी मम्मा के घर छोड़ दिया है, मदर्स हाउस छोड़ दिया है, तो फिर और पिंकी को राम का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है, 2 साल से क्या कर रहा है, कुछ नहीं, तो फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि राम ने पिंकी को कर दिया है डेजर्ट। समझे। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए, ये 2 साल का, तो डेजर्शन हो जाता है। और इस केस में पिंकी जो है वो केस फाइल कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास पिंकी होती है उसने क्या किया होता है, अपना रिलीजन जो है वो हिंदू से कन्वर्ट कर लिया होता है क्रिश्चियन में। अगर ऐसा है तो जो राम है वो जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने शादी तो हिंदू लड़की से की थी, लेकिन अब शादी के बाद वो बन गई है क्रिश्चियन। तो इस चक्कर में वो अब उससे डिवोर्स फाइल ले सकता है। उसके बाद आता है अनसाउंडमेंट ऑफ माइंड। अगर आपको शादी के बाद पता चलता है कि वो जो लड़की है, लड़का है जिससे आपने शादी की है, वो पागल है, तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनक्योरेबल लेप्रोसी। इसमें क्या होता है, ये एक बीमारी हुआ करती थी
जिसमें बहुत मोटे मोटे दाने शरीर पे हो जाते थे। उसके चक्कर में क्या होता था कि ये एक वैलिड ग्राउंड था उस टाइम पे डिवोर्स लेने का, लेकिन अब ये रिपेल हो चुका है, अब ऐसा नहीं है। तो अब ये एक वैलिड ग्राउंड नहीं है, लेकिन पढ़ाया जाता है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये एक वैलिड ग्राउंड नहीं है, लेकिन पहले हुआ करता था। तो इसमें क्या होता है, मोटे मोटे दाने हो जाते हैं शरीर पे, और उस टाइम पे ये जो था ये क्योरेबल नहीं था, लेकिन अब के टाइम पे है तो अभी वैलिड ग्राउंड नहीं रहा। उसके बाद आता है वल्नरेबल डिसीजेज इन कम्युनिकेबल फॉर्म। इसमें मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया HIV, एड्स, हेपेटाइटिस। अगर हमारे पास ये बीमारियाँ हैं, ऐसी कुछ बीमारियाँ होती हैं जो कि कम्युनिकेट हो जाती हैं वन पर्सन टू अनदर, तो इन केसेस में भी क्या होता है, डिवोर्स लिया जा सकता है। और हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है संन्यास। अगर आपके पति या पत्नी ने दुनिया से संन्यास ही ले लिया है तो आप डिवोर्स फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है नॉट हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर 7 years। मतलब 7 साल तक इंसान का पता ही नहीं है कुछ कि कहाँ है, जिंदा है, मर गया। बेसिकली मरे का होता है ये। अगर आपको लगता है कि वो 7 साल से मरा हुआ है, 7 साल के बाद वो आके वापस आता है कि हाँ हम तो शादी मैरिड हमारे, नहीं। अब 7 साल के बाद आपकी जो मैरिज है वो ऑलरेडी खारिज हो जाएगी। आप चाहें तो बिना कोर्ट में जाए भी किसी और से शादी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्राउंड अवेलेबल ओनली फॉर वाइफ। मतलब ऐसे ग्राउंड जो सिर्फ और सिर्फ पत्नी इस्तेमाल कर सकती है डिवोर्स लेने के लिए। तो इसका आंसर है हमारे पास हस्बैंड हैज़ अनदर वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब जिस टाइम पे आपकी शादी हुई है उस टाइम पे ही वो ऑलरेडी मैरिड था, उसकी वाइफ जिंदा थी, तो आपकी वाली जो शादी है वो ऑटोमेटिकली खारिज है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है हस्बैंड इज़ गिल्टी फॉर रेप, सोडोमी एंड बेस्टैलिटी। इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। सोडोमी का मतलब होता है एनल सेक्सुअल एक्टिविटी, और बेस्टैलिटी का मतलब होता है एनिमल रेप। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 हैं और रेप आप लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। तो हमने बेसिकली यहाँ पे अपना कवर कर लिया है हस्बैंड वाइफ, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स, एंड ओनली फॉर वाइफ ही कन्वर्ट करें। अब हम लोग करेंगे म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, इंट्रोड्यूस हुआ था ये 1976 में। इसमें क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ हैव लिव्ड सेपरेटली फॉर 1 year। अगर ऐसा है तो आप केस में जाके फाइल कर सकते हैं, ठीक है। दे म्यूचुअली एग्री द मैरिज हैज़ बीन ब्रोकन डाउन। मतलब दोनों की ही इच्छा होनी चाहिए कि आप शादी को खारिज करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो टॉपिक है वो है रिसेंट डेवलपमेंट्स। उसमें हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, जुडिशियल सेपरेशन एंड इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिजेस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसमें समझाती हूँ। इसमें हमारा जो हस्बैंड और वाइफ का जो स्टेटस है वो तो सेम रहता है, लेकिन आप चाहो तो अलग रह सकते हो। इसका होता है जुडिशियल सेपरेशन, ये कोर्ट की तरफ से होता है। इसमें आपकी मैरिज ओवर नहीं हो सकती, मैरिज ओवर नहीं है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का स्टेटस सेम है लेकिन आप अलग अलग रह सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इसमें क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशन हो गई, इतनी वर्स कंडीशन हो गई है कि सिचुएशन जो है आपकी अब ठीक नहीं हो सकती, इतनी वर्स कंडीशन है। और एक पॉइंट और, नो वन कैन सेव। क्या मैरिज, कौन क्या मतलब सेव नहीं कर सकता। इतनी कंडीशन आपकी ख़राब हो गई है मैरिज, अब कोई सेव नहीं कर सकता, इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटेनेंस एंड एलिमनी। ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे डिवोर्स के बाद आता है। अब डिवोर्स में क्या होता है कि आपने शादी अलग अलग कर ली। अब हम बात करेंगे अपने मेंटेनेंस की और एलिमनी की। आई होप आपको ये कलर दिख रहा हो। तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ।
मेंटेनेंस और एलिमनी में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मैं आपको एलिमनी बताती हूँ। एलिमनी जो होता है उसको हम कहते हैं वन टाइम सेटलमेंट, मतलब एक बार पैसे दे दिए, ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट हमारे पास जो मेंटेनेंस है उसमें हम बेसिकली बोलते हैं इसको भरण पोषण। इसमें क्या होता है, इन हिंदू मैरिज में क्या होता है, मैन ऑल्सो डिमांड एंड वाइफ ऑल्सो कैन डिमांड। हमारे पास मुस्लिम मेंटेनेंस में ऐसा नहीं होता है कि वाइफ मेंटेनेंस ले सकते हैं, ये तो पता है, लेकिन मैन भी ले सकता है ये नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि आप ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास, अब इसको हम डिटेल में करेंगे, वो है हमारे पास मेंटेनेंस फॉर वाइफ। इसमें क्या होता है, लाइफ टाइम आपको देना होता है, मतलब जो वाइफ है वो आपसे लाइफ टाइम मेंटेनेंस मांग सकती है, ठीक है, और इन कंडीशंस पे भी मांग सकती है कि अगर आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया है या फिर डेजर्ट कर दिया है, इन कंडीशंस पे भी आपको अपना मेंटेनेंस देना होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है मेंटेनेंस फॉर चिल्ड्रन। मेंटेनेंस फॉर चिल्ड्रन में क्या होता है, लेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड को आपको देना रहता है। इसमें मैं आपको मतलब बता देती हूँ। लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज़ और इसका होता है नाजायज़। अगर आपका बच्चा जैसा भी है आपको उसे मेंटेन करना होगा। कब तक करना होगा, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता या फिर वो अपनी खुद का मनी अर्न करने नहीं लग जाता, तब तक आपको उसको मेंटेन करना होगा 18 ईयर्स तक, या फिर जब तक वो खुद का नहीं कमाता। कौन, लेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट, कैसा भी बच्चा होगा आपको उसको देना ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो मेंटेनेंस फॉर पेरेंट्स। एक्चुअली यहाँ पे रिपीट हो गया है, लेट मी करेक्ट। यहाँ पे चिल्ड्रन का हो चुका है, यहाँ पे हम बात करेंगे पेरेंट्स की। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आता है, आपको किसको पे करना होगा, मतलब मेंटेन करना रहेगा अपने एज्ड पेरेंट्स को, ठीक है, या फिर उन पेरेंट्स को भी जिनकी प्रॉपर्टी तो उनकी खुद की है लेकिन वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा कंडीशन है तो भी आपको उनको मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि रीज़न व्हेन मेंटेनेंस कुड बी रिवोक्ड। इसमें क्या होता है कि वाइफ रीमैरी कर ले, वाइफ रीमैरिज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री। मैंने अडल्ट्री का मतलब आपको अभी बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है वाइफ्स रिफ्यूजल टू लिव विद द हस्बैंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है चेंज इन फाइनेंशियल कंडीशंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है म्यूचुअल सेपरेशन और एग्रीमेंट, सॉरी यहाँ पे एग्रीमेंट होगा जिसको हम एलिमनी भी कहते हैं। अभी मैं आपको सब चीज़ें समझाऊंगी। तो सबसे पहले अगर हमारी जो वाइफ है वो रीमैरिज कर ले या फिर अडल्ट्री में रह रही हो या फिर अपने हस्बैंड के साथ रहने से उसने मना कर दिया हो या फिर वाइफ की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्टेबल है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है, तो भी आप मेंटेनेंस देने के लिए मना कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअल सेपरेशन और एग्रीमेंट्स।
मतलब कि आपने म्यूचुअल सेपरेशन कर लिया है आपस में, साथ ही साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया है, जो कि मैंने आपको बताया था 1 टाइम सेटलमेंट होता है। अगर आपने वैसा कुछ कर लिया है तो आपको फिर मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं अपनी वाइफ को। नेक्स्ट हमारे पास वाइफ रिफ्यूज़ल टू गेट मेंटेन। अगर वाइफ ही मना कर दे कि मेरे को इससे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना, मेंटेनेंस का भी नहीं, तो भी आप उससे कर सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। राम वैड प्रिया, ठीक है। डिवोर्स सेपरेशन, ठीक है। अगर डिवोर्स और सेपरेशन हुआ है, तो अगर डिवोर्स हुआ है तो यहाँ पे आप मेंटेनेंस देना होगा या फिर एलिमनी देनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो सेपरेशन का। सेपरेशन यहाँ पे कह लो आप नेग्लेक्टेड, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस देना होगा। ये कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद करना होगा, इम्पॉर्टेंट है, कर लीजिए। मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये एक बॉक्स में मैंने बंद कर दिया है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मेंटेनेंस कितना होगा या फिर क्या होगा। तो इसमें हम सबसे पहले करने वाले हैं कि पोजीशन क्या है आपकी, पोजीशन एंड स्टेटस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डिसाइड करने का कि आप कितना लोगे या नहीं। या फिर नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए रीजनेबल वांट्स। रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं आप कुछ भी मांग रहे हो, कितना भी मांग रहे हो कि हमें 2-3 करोड़ महीना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वैलिड होना चाहिए सारा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो आपका पार्टनर है वो अलग भी रहना चाहिए। अगर अलग ही नहीं है तो किस बात का, आपको लिविंग सेपरेटली तो होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नंबर ऑफ पर्सन्स एंटाइटल्ड टू मेंटेन, कि कितने लोगों को आपको मेंटेन करना है। ये भी तो क्लियर होना चाहिए, कितने लोग हैं, पेरेंट्स, वेदर चाइल्ड और वाइफ है, कितने लोग हैं, इसको आपको करना पड़ेगा, देखना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि जो आपका क्लेमेट है, ठीक है, ये अपना अर्न कर रहा है खुद का कि नहीं, कोई प्रॉपर्टी है इसकी कि नहीं, और प्रॉपर्टी है तो उसमें से अर्निंग हो रही है प्रॉपर्टी में से कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है। और इसी के साथ आपका डिवोर्स, मेंटेनेंस एंड एलिमनी वाला टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। एलिमनी में ज़्यादा कुछ नहीं होता, एलिमनी में सिर्फ 1 टाइम सेटलमेंट होता है। डिवोर्स के बाद अगर आप एलिमनी लेते हो तो आप 1 टाइम सेटलमेंट करके फिर आगे आपका सारे रिश्ते नाते ख़त्म। तो ये इसमें तो कुछ है ही नहीं बताने वाला, मेंटेनेंस का था जो मैंने आपको पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मुस्लिम मैरिज एक्ट के साथ। बाय बाय।